नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 75th डे है और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है। अमेंडमेंट जो है संविधान में तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक तो आपका होता है सिंपल मेजोरिटी जो कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह होता है। आज ये है सारी चीजें, इसमें आर्टिकल 368 को कवर करेंगे जो कि पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है और यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होता है। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है हाफ ऑफ स्टेट्स का। तो देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं आपको संविधान में संशोधन करने के। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है दैट प्रोवाइड्स फॉर इट्स अमेंडमेंट, मतलब अपने आप में सुधार करने के लिए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ। इस वजह से हमारे संविधान में अगर आप देखोगे तो 106 अमेंडमेंट जो है अभी तक हो चुके हैं और 106 जो है ये आपको रिजर्वेशन से है, रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन सीट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में और आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन में। जो हमारा प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो इतना भी आसान नहीं है जैसे ब्रिटेन में है और ना ही डिफिकल्ट है जैसे यूएसए में है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको आप बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि बहुत इजी मैनर में आप उसको अमेंड कर सकते हो दैट इज फ्लेक्सिबल है, या फिर कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी फिर रेटिफिकेशन चाहिए होगा तो वो थोड़ा रिजिड है। तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो हमारा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपको आर्टिकल 368 में कवर किया जाता है। आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है और पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 ये पावर किसको देता है? तो ये पावर पार्लियामेंट को देता है। तो ये पावर पार्लियामेंट को दिया जाता है कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू एडिशन या फिर थ्रू वेरिएशन या फिर आप रिपील कर दो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि पहले थे उसको रिपील कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि नए ऐड हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे चेंजेस लाए गए हैं थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके। हाउएवर 1973 में एक केस आता है जिसको हम कहते हैं केशवानंदा भारती केस, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ठीक है आप अमेंडमेंट करो सुधार करो नो डाउट बट यू कैन नॉट टच सम प्रोविजन जिसको हम क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अमेंडमेंट जो है संविधान का वो आर्टिकल 368 में कवर है दैट इज इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये पावर पार्लियामेंट को दिया जाता है इधर बाय वे ऑफ एडिशन वेरिएशन और रिपील यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बट 1973 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है केशवानंद भारती केस में कि आप अमेंडमेंट करो बट यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान के कुछ मूल ढांचे हैं उसको आप छू नहीं सकते, उसको वैसे ही रहने दीजिए। सबसे ज्यादा सवाल आपको प्रोसीजर से पूछा जाता है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट आर्टिकल 368 इसमें क्या है? द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएट ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। किसी भी संविधान में किसी प्रोविजन में संशोधन करना है तो आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस, और बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज या तो बिल आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो या तो बिल आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो, किसी भी हाउस के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द बिल कैन नॉट बी नॉट इन द कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान के संशोधन में प्रोविजन में अगर चेंज करना है, एडिशन करना है, रिपील करना है, वेरिएशन करना है तो आप किसी भी हाउस के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस कर लो ठीक है, बट उस बिल को आप स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि जो 28 राज्य हैं हमारे वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या हमने देखा, लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कीजिए। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाई अ मिनिस्टर, ये देखा था हमने ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में, और बाई अ प्राइवेट मेंबर, कोई भी इंट्रोड्यूस करें। कुछ ऐसे बिल हमने देखा था जहां पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 में प्रोसीजर है उसमें दैट डज नॉट, ध्यान रखिए, डज नॉट रिक्वायर प्रायर प्रेसिडेंट्स परमिशन। तो यहां पे सबसे सुपर इंपॉर्टेंट चीज, बिल को आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो, बिल को आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो,
बिल को आप मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल को प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल को आप स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। बिल डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल डज नॉट रिक्वायर द प्रायर प्रेसिडेंट्स परमिशन, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मनी बिल में प्रायर प्रेसिडेंट परमिशन चाहिए होता है, कुछ ऐसे जो स्टेट्स के प्रोविजन में चेंज करना होता था, जैसे आर्टिकल 4 में देखा था हमने, 2, 3 में चेंजेस लाना है तो वहां पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होता है, बट यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस, यानी कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 2 क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543 करंट फंक्शनिंग स्ट्रेंथ। राज्यसभा की कितनी है? 245। तो 245 की मेजोरिटी कितनी हुई? 123 के आसपास, 123 ही हुआ। और 543 का अगर आप देखोगे तो 27, 272, 272। तो ये पहला क्राइटेरिया है, इतनी मेजोरिटी चाहिए होगी। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसमें? 2/3 of the members of the house present and voting, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2 क्राइटेरिया फुल। जैसे हम यहाँ पे राज्यसभा का एग्जांपल लेते हैं, राज्यसभा 245 उसकी स्ट्रेंथ है, तो पहला क्राइटेरिया है 123 आपको चाहिए ही होगा। और सपोज दैट किसी दिन 180 लोग आए हैं, तो 180 का 2/3 कितना होगा? आप 120, इतनी चाहिए होगी। बट 120 और 123 दोनों में डिफरेंसेस आपको दिख रहा है कि पहला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ। तो सपोज दैट कि 180 में से 130 लोगों ने फेवर में वोट किया, तो 2/3 का क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है और 123 वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। तो ये दोनों चाहिए होता है, ना कि एक, ये ध्यान रखिएगा। सुपर इंपॉर्टेंट, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, यानी कि राज्यसभा को भी सेपरेटली पास करना पड़ेगा। किससे? स्पेशल मेजोरिटी। साथ ही साथ लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा, किससे? स्पेशल मेजोरिटी। जैसे कुछ प्रोविजन हमने देखा था आर्टिकल 108 में, जब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो, ऑर्डिनरी लॉ जब पास कर रहे थे, तो अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के केस में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो वहां पे डिसएग्रीमेंट होता था तो प्रोविजन था ज्वाइंट सिटिंग का, जिसको प्रेसिडेंट बुलाते थे। बट जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हो, तो यहां पे देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ के लिए। ना ही मनी बिल के केस में आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ईच हाउस हैज टू पास द बिल सेपरेटली विथ स्पेशल मेजोरिटी। अगर मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें, जैसे कि जीएसटी बिल था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, तो यहां पे जो फेडरल प्रोविजन है उसको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि स्टेट्स के बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उसको सब्स्यूम किया जा रहा था, एक साथ लिया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। 2 चीज यहां पे ध्यान रखना है, हाफ ऑफ स्टेट। हाफ ऑफ स्टेट का मतलब होगा 14 स्टेट ने रेटिफाई कर दिया, और मेजोरिटी क्या चाहिए? सिंपल चाहिए, मतलब मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तब मान लेंगे कि सारे स्टेट ने रेटिफाई कर दिया गया है। तो 2 क्राइटेरिया याद रखना है, जब फेडरल प्रोविजन का तो हाफ ऑफ द स्टेट और सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। दोनों सदन से पास होने के बाद, और जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट है रेटिफिकेशन की, वो होने के बाद तो बिल जो है फाइनली किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। और जब प्रेसिडेंट जो है उस पर अनुमति दे देते हैं, एसेंट दे देते हैं, तो बिल बिकम्स एन एक्ट। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? तो प्रेसिडेंट हैज टू, यानी मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू द बिल। तो इसमें क्या नहीं कर सकते? ही कैन नीदर withhold, he can neither withhold the assent to bill, he can not return
जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस में हम देखते हो कि अब वहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, सेकंड इंस्टांस में जब आएगा तब उसको देखेंगे। बट जब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो तब वहाँ पे वो रिटर्न नहीं कर सकते बिल्कुल, ना ही उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। पहले था कि ये सारी चीज़ें ऑब्लिगेटरी नहीं था प्रेसिडेंट पे कि उसको साइन करना ही है। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1971 में, 1971 में, जब सरकार थी इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ने इस प्रोविजन के माध्यम से 24वें संशोधन के माध्यम से प्रेसिडेंट को जो है बाउंड कर देती हैं। तो इट मेड एन ऑब्लिगेशन ऑन प्रेसिडेंट। ऑब्लिगेशन का मतलब अब प्रेसिडेंट जो है बाध्य है, उनको साइन करना ही पड़ेगा, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये ध्यान रखिएगा जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की हो। आर्टिकल 368 जो है दो प्रकार के अमेंडमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसके पास प्रोविजन है, दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। तो दो प्रोविजन यहाँ पे आर्टिकल 368 में मेंशन है, और बाकी जो अन्य आर्टिकल्स हैं जहां जहां पे डिफरेंट प्रोविजंस हैं वहां पे बात किया, जैसे आर्टिकल 4 में आप देखोगे वहां पे बात किया जा रहा है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करना है, या फिर आर्टिकल 11 में सिटीजनशिप से रिलेटेड संबंधित जो है पार्लियामेंट को क्या पावर दिया जाएगा अमेंड करने का। तो ये सब क्या है, ये आर्टिकल 368 से बाहर है। अर्थात सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो ऑर्डिनरी लॉ हमने पढ़ा था, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग आर्टिकल 107 में, वैसे ही है कि किसी भी हाउस के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस कीजिए। तो ये जो है, जो हम आर्टिकल 368 के बाहर का जो करेंगे, तो नोटेबली दिस अमेंडमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो ये इसको 368 से बाहर रखा गया है। और ये किस पे फंक्शन करता है, जो 107 में प्रोविजन है, तो वो सारी चीजें जो है नॉर्मल कुछ अदर आर्टिकल्स जो है वहां पे ये प्रोवाइड किया गया है। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट इन थ्री वेज: अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, amendment by special majority of the parliament, amendment by special majority of parliament and the ratification of half of state legislature। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है ये आर्टिकल 368 को कैटर करते हैं, और बाकी ये जो है अन्य आर्टिकल्स में मेंशन है आपको जहां जहां पे इसकी जरूरत है। संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, और इनको 368 से बाहर रखा गया है, जैसे कि एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो कि आर्टिकल 2 में मेंशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जैसे तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ, जैसे उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ, झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ। तो इन सब के लिए क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, और ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में मेंशन है। एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबोलिश करना है, दैट प्रोविजन इज आर्टिकल 169। तो यहाँ पे क्या चाहिए होती है, पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 ये सारे हैं। सेकंड शेड्यूल में कुछ बदलाव करना हो, पार्लियामेंट के कोरम में कुछ चेंज करना हो, तो ये सारी चीजें कहाँ है, सिंपल मेजोरिटी से। जब बात सैलरीज अलाउंसेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के हो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट हो, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट हो, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट हो, नंबर ऑफ प्यूसिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना हो, संविधान में बढ़ाया गया, बहुत बार बढ़ाया गया। पहले 7:1 था, 7 चीफ जस्टिस, 7 जजेज होते थे और 1 चीफ जस्टिस, और अभी क्या है 33+1 है। तो ये क्या है, बाय द टाइम जब जब जरूरत पड़ी है उसको संशोधन किया गया है। तो ये सब सिंपल मेजोरिटी चाहिए हुआ है। जब बात सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की हो, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हिंदी और इंग्लिश है, या फिर किसी अन्य भाषा को आप ऑफिशियल लैंग्वेज देना चाहते हो, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, जो कि आर्टिकल 11 में ये मेंशन किया गया है कि ये पावर किसको दिया जा रहा है, पार्लियामेंट को दिया जा रहा है। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कैसे किस माध्यम से हम इलेक्शन करेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, ये सब कुछ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, ये सब कहा गया। और क्या है, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे डीलिमिटेशन हमने देखा है 4 बार फॉर्मेशन हुआ था, ये सब सिंपल मेजोरिटी। यूनियन टेरिटरीज के प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 5th शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, 6th शेड्यूल में कोई चेंज करना हो, जैसे जो भी शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, और 6th शेड्यूल में हमने देखा था AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सब में भी चेंज करने के लिए क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होता है। अब आता है हमारा
आर्टिकल 368 एंड दैट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी हमने देखा अभी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, और दूसरा 2/3 ऑफ द मेजोरिटी हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पे आपको टोटल मेंबरशिप का मतलब मैंने पहले ही अभी बता रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसी और एब्सेंटी, आपको हाउस के स्ट्रेंथ की जो है मेजोरिटी चाहिए होती है। जबकि कभी कभी आप सुनोगे इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? जितने लोग आए हैं उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है, वोटिंग नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं। जितने लोग आए हैं उस दिन, सपोज 245 में से 20 पे इलेक्शन नहीं हुआ है तो, और 20 लोग आए नहीं है तो क्या होगा? 205 की इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? 103। बट यहां पे क्या है? 123 आए हैं, नहीं आए हैं, वैकेंसी है, नहीं है, दैट डजंट काउंट। तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं। द प्रोविजंस विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस वे, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि पार्ट 1 में, यानी कि जो फर्स्ट था जहां पे हम बात कर रहे थे सिंपल मेजोरिटी, और आगे देखेंगे हम जो कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कंसेंट चाहिए होता है स्टेट्स का, तो उन सब में जो फीचर नहीं डाला गया है 1 और 3 में, वो सारी चीज कहां पे? तीसरे कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब कहां डाला है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। और जो तीसरा है, और ये भी आर्टिकल 368 में कैटर किया गया है, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो जो भी फेडरल मैटर हो, संविधान में जो भी फेडरल मैटर हो, वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। साथ ही साथ ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाई सिंपल मेजोरिटी, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि 14 स्टेट लेजिस्लेचर की आपको रेटिफिकेशन चाहिए होगी, एंड दैट सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे कंसेंट ऑफ स्टेट में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना है। एक तो जैसे ही 14 स्टेट यानी कि हाफ ऑफ स्टेट ने रेटिफिकेशन दे दिया, तो हम मानेंगे कि जो फॉर्मेलिटी है हमारा कंसेंट लेने का, वो कंप्लीट हो गया। यानी कि 14 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी है तो उनके लिए आसान है। और यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट। जहां पर स्टेट जो है अपना कंसेंट दे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कोई स्टेट है, सपोज दैट अभी उसने कंसेंट दे दिया, फिर क्या होता है? 1 साल बाद चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी बनकर आ जाती है। बीजेपी की थी तो उन्होंने कंसेंट दे दिया, बट अगले इलेक्शन में क्या होता है? आईएनसी की पार्टी की फॉर्मेशन हो जाती है उस स्टेट में, तो क्या उस पर विड्रॉ कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो साइलेंट, मतलब कि विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे, तो संविधान में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द इशू वेदर द स्टेट्स कैन विदड्रॉ देयर अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा है। तो ये काउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ 1 साल पहले किया, कुछ 2 साल बाद कर रहे हैं, कुछ ऐसे सारी चीजें, तो 2-3 साल में ये लोग करवा के 14 स्टेट का काउंट करवा लेते हैं, ऐसे सारी चीजें। तो ये आसान होता है वैसे, जब जब इनकी पार्टी की सरकार बनती है जिस भी राज्य में, वो उनसे रेटिफिकेशन ले लेते हैं। ऐसे कौन से प्रोविजन है जहां पे पार्लियामेंट की भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? साथ ही साथ कंसेंट चाहिए होता है स्टेट्स का, कितने? हाफ ऑफ स्टेट, यानी 14 स्टेट हम दिमाग में रखते हैं अभी। और ये 14 स्टेट के क्या मेजोरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी। 2 बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और उनके मैनर में कुछ चेंज करना हो, जो कि आर्टिकल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 और 55 में मेंशन है, तो उसमें कुछ बदलाव करना हो, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, या फिर आपको सारी चीजें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसमें कुछ चेंजेस लाना हो तो आपको चाहिए होगा। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, जैसे इसमें गवर्नर का रोल, प्रेसिडेंट का, ये सारी चीजें। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कुछ जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जबकि इनको जुरिस्डिक्शन बढ़ाना हो तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कुछ चेंज करना हो तो आपको दोनों, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जो भी लॉ मेकिंग पावर है, दैट इज आप देखोगे 7th शेड्यूल में है, तो वैसे ही सारी चीजें। तो एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में 5 जो प्रोविजन थे स्टेट लिस्ट से, उसको उठाकर कंकरेंट में डाल दिया गया।
तो यहाँ पर इस ऐसे मैटर में क्या स्टेट्स की कंसेंट चाहिए, तो पहले तो आसान होता था क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट्स में भी कांग्रेस। जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2017 में इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जैसे कौन से स्टेट को कितनी सीट दी जाएगी लोकसभा में, कौन से स्टेट को कितनी सीट दी जाएगी राज्यसभा में, इसमें कुछ बदलाव करना हो, यहाँ भी आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ कंसेंट चाहिए होता है स्टेट का। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 में कुछ अमेंडमेंट करना हो तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ पार्लियामेंट की कंसेंट चाहिए होता है स्टेट्स का। कुछ ये थॉट्स हैं जो कि हमारे संविधान में संशोधन हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ किसी ने किया है। तो केसी वेयर ये कहते हैं कि दिस इज अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब संविधान का संशोधन का जो प्रोविजन है ये एक बैलेंसिंग वे में है। इन्होंने ये भी कहा, एडमायर्ड द वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इतने सारे वेरिएशन है उसको एडमायर भी किया है। He said this variety in the amending process is wise but rarely found, बहुत ही बुद्धिमानी, बहुत बुद्धिजीवी का काम किया है आपने, और इसको रेयर ही हम किसी और संविधान में देख पाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था वहां पे इन्होंने कहा, while we want this constitution to be as solid as permanent as we can make it, there is no permanence in the constitution, मतलब कुछ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी भी है। तो there should be certain flexibility. If you make any constitution rigid and permanent, you stop the nation's growth of a living, vital, organic people. मतलब ये कह रहे हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब जब जरूरत पड़े तो उसमें संशोधन किया जाए। बी आर अम्बेडकर भी इस पे ये कहते हैं, जैसे कीवर्ड है आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द असेंबली इज नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफॉलेबिलिटी अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये मानते हैं, बनाने वाले ही इनको माना है, ये बोलते हैं कि कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, फाइनल सील नहीं है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां नहीं होंगी। इस वजह से ये कहते हैं कि अगर मान लो हम संविधान में संशोधन करने का राइट जो डिनाई कर देंगे अपने लोगों को, तो उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे संविधान है, बहुत सारे ऐसे देश में संविधान है जहां पे आप संशोधन नहीं कर सकते हो। प्रोवाइडेड फॉर ए फैकल्टी प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं, द अमेंडिंग प्रोसेस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज मेयरली डाइवर्स। तो ये कुछ थॉट हैं अमेंडमेंट के बारे में। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट जो है यहाँ से पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ऐसा है? मान लीजिए संविधान में संशोधन करना है तो क्या प्रायर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की? नहीं चाहिए होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, डी गलत, सी गलत, बी गलत, तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको अगर ऐसे आंसर मिल जा रहा है तो आप बिल्कुल अपना टाइम जाया मत करो, आपको पता है श्योर शॉट, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो भी मत, बिल्कुल मत पढ़ना। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या फिर आप नॉर्मल अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बिल्कुल पढ़ो। When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give her assent. तो ये कब ऑब्लिगेशन डाला गया था? 24वें संशोधन के तहत 1971 में, 1971 में। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। A constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. ये भी देखा हमने, ये भी सही है, यानी कि 2 and 3 only. Next, consider the following statement. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of bill in the Lok Sabha only. क्या ऐसा है? लोक सभा only? नहीं, राज्य सभा में भी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय प्राइवेट मेंबर और आपको मिनिस्टर। जो मिनिस्टर पोस्ट को हैंडल नहीं करते हैं, मतलब उनके पास, जिसके पास पोस्ट नहीं होती मिनिस्ट्रियल पोस्ट, वो प्राइवेट मेंबर होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आईएनसी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो। If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. All नहीं, 14 states, यानी half of the state. तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो गलत है, यानी कि डी हो जाएगा। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. हाँ, NJAC, ये देखा था हमने जुडिशरी के, तो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इस वजह से ये सवाल मैंने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 only. Which article of Indian Constitution allows for the amendment to be made? Article 368, और ये किस में मेंशन है? Part 20 of Indian Constitution, ये भी ध्यान रखिएगा, Part 20.
Which one of the following constitutional amendments states that total number of ministers, including Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of People? ये कह रहा है लोकसभा, यानी लोकसभा 543। तो ये कह रहा है कि किस संशोधन, ये 91 से किया गया था प्रिसाइजली 2003 में। इसमें ये बोला गया कि जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 15% ऑफ 543 ये आपको आसपास 81 के आसपास होगा, एक बार आप चेक कर लेना। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वेर एडेड टू द लिस्ट लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर बाय रेजिंग नंबर टू 22। तो ये हुआ था 92 से और ये 2003 में। जैसे ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, ये मैंने पढ़ाया आपको शेड्यूल्स में 14 लैंग्वेज थे, इसको बढ़ाया गया बाद में। सबसे पहला आता है 21st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें सिंधी ऐड होता है। उसके बाद आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपको KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर आता है 92nd जिसमें आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये ऐड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 अमेंडमेंट्स हुए थे शेड्यूल लैंग्वेज में, जिसके तहत आपके जो है 14 से 22 हो गए। Which provision in the constitution can be amended by a simple majority of both the houses of parliament? सिंपल मेजोरिटी पूछा है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो ये चाहिए होता है सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कंसेंट भी चाहिए होता है स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव पावर, ये सब भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ कंसेंट चाहिए होता है स्टेट का। तो दूसरा सही है आपका। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट इलेक्शन, नो प्रेसिडेंट, 1 और 2 हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than 1/2 of the state? यानी कि कहां पे आपको रेटिफिकेशन चाहिए होगी स्टेट्स की? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट ये भी चाहिए होगा, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ये भी चाहिए होगा, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यहां पे क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजोरिटी। अगर आपको ऊपर का 3 नहीं पता है लेकिन 4th पता है कि सिंपल मेजोरिटी, तो 4 यहां से एलिमिनेट, 4 यहां से एलिमिनेट, 4 एलिमिनेट। ये एग्जाम में हमेशा जो गलत है पहले उसको एलिमिनेट कीजिएगा। हमेशा जो भी गलत आपको पता है, श्योर शॉट पता है कि ये गलत है, उस वाले ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कर लीजिएगा। क्या पता उसी को एलिमिनेट करने के बाद आपका आंसर आ जाए। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अबाउट अमेंडमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। जी हाँ, ये सही है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑल अमेंडमेंट्स है लेकिन फिर भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द, क्या ऐसा कुछ देखा हमने? नहीं। सोवरेनिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। यहाँ पे देखो ये थोड़ा पेचीदा है बट इसका अर्थ समझिए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है बेसिस है, वो फॉर्म करता है कि कैसे कैसे आप उनकी सहमति चाहिए होगी, उनकी मेजोरिटी चाहिए होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? यहाँ पे MP हैं, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो तो उनकी मेजोरिटी तो चाहिए होती है ना। तो पहला और तीसरा सही है। यहाँ पे वैसे दूसरा भी एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट्स कैन इनिशिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द USA अनलाइक इंडिया। ये कर सकते हैं, वहां पे जो स्टेट्स हैं वो इसको इनिशिएट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ए टाइम लिमिट फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स क्लियर्ड बाय द स्टेट्स इन इंडिया। देखा हमने, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो दूसरा भी सही है। तो C। Consider the following provisions in the Constitution that can be amended by a simple majority of the 2 houses of Parliament outside the scope of Article 368. Citizenship clause ये कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ भी सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यहाँ पे क्या चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। तो हम पहले तीसरे को एलिमिनेट करेंगे, 3 एलिमिनेट, तो D ऑप्शन हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। Consider the following statement. A private member of parliament cannot introduce a constitutional amendment bill. कैसा है? He can introduce. तो पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है। The prior permission of the president is required for the introduction of every constitutional amendment bill. जी नहीं, तो दूसरा भी गलत है। Special days are reserved for introducing constitutional amendment bill. ऐसा कुछ है? नहीं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो
और एमसीक्यूज के साथ इसको हमने ख़त्म किया है। तो इस टॉपिक को हम यही एंड करते हैं और ये थीम है हमारा शो का ट्री का, दैट इज़ शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए और इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।